डायबिटीज का मतलब क्या होता है? इसका पूरा नाम क्या है? मेलाइटिस का मतलब क्या होता है? इसका हिंदी में नाम क्या है? मधुमेह। मधुमेह का मतलब क्या होता है? मधु का मतलब होता है मीठा, और मेह का मतलब हमें नहीं पता। मधु मतलब मीठा होता है, ये पता। ये एक्चुअली पुराने समय में जो इसकी डिस्कवरी हुई थी उसमें ये देखा गया कि जो है जो पेशेंट्स का यूरिन मीठा होता है उसको ये बीमारी मधुमेह कहलाती है। तो उन्होंने नाम रख दिया मधुमेह इसका, और अभी तक वही रिलीवेंट है। अगर किसी पेशेंट को डायग्नोसिस करना है कि इसको मधुमेह है कि नहीं, कैसे डायग्नोस होगा डायबिटीज है कि नहीं है? सर वो यूरिन सर अक्सर वॉशरूम से चीटे वीटे लगने लगते हैं, तो सर इससे भी डाउट कर जाता है सर। अच्छा, एक इसमें जो है डायबिटीज में यूरिन में क्यों आने लगता है शुगर? ज्यादा बनता है। बॉडी के अंदर जो हम लोग खाते पीते हैं ये सब ग्लूकोज कहाँ जाता है? सर किडनी में चला जाता है सीधे? नो सर, एब्जॉर्प्शन के बाद जो भी हम खाना खाते हैं वो सबसे पहले कहाँ जाता है? स्टमक, फिर इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है, और ये जो है ये लीवर में जाता है। और लीवर क्या करता है? लीवर इसको स्टोर करके रखता है। सारा जो भी हम खाते हैं कहाँ जाता है? लीवर में जाता है और ब्लड में जाता है। तो ब्लड में जो सर्कुलेट होता रहता है, लेकिन जो एक्सेस अमाउंट होता है वो ये स्टोर कर लेता है। लीवर जो है हमारे बॉडी का सबसे बड़ा फैक्ट्री है। तो जो भी हम मीठा खाते हैं वो क्या होता है, बॉडी में सर्कुलेट भी होता है, और लीवर उसको स्टोर करके रख लेता है कि मान लो कभी भूख लगी और खाना ना मिला तो हमें खाना देना है तो कैसे देंगे, तो वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, वो ग्लाइकोजन डेंस ग्लूकोज होता है, तो वो ग्लाइकोजन इसमें पड़ा रहता है, और जब कभी भूख लगे और खाना ना हो तो ये ग्लाइकोजन को वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट करके वो दे देता है ब्लड में। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। अगर मान लो किसी पेशेंट के शरीर में ग्लूकोज आ गया और वो यहाँ पे ग्लाइकोजन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है ना, और जहाँ पे वो जा रहा है उस जगह पे उसको मान लो ये मसल है ना, इस मसल को क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए। क्यों ग्लूकोज चाहिए? अल्टीमेटली ग्लूकोज का काम क्या है? एटीपी बनाना। तो ये ग्लूकोज को सबसे पहले क्या होगा कि ये मसल की सेल अंदर लेगी, सेल के अंदर आना चाहिए वो, और उसके बाद उसका जो है कन्वर्जन होगा एटीपी में एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनेगा बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब साइकिल। तो इस मसल के फाइबर के अंदर ग्लूकोज के एंट्री के लिए एक रिसेप्टर होता है, वो रिसेप्टर इंसुलिन मेडिएटेड होता है। एक काम ये हुआ कि भाई ये रिसेप्टर जो आएगा वो इंसुलिन मेडिएटेड आएगा, और दूसरा काम ये है कि ये ग्लाइकोजन की यहाँ पे सिंथेसिस होगी, उसके लिए भी इंसुलिन जरूरी है। अगर मान लो इंसुलिन नहीं होगा तो ग्लाइकोजन सिंथेसिस, ग्लाइकोजन का स्टोरेज नहीं होगा। दूसरा काम क्या गड़बड़ होगा कि यहाँ पे ये ग्लूकोज इसके अंदर नहीं आ पाएगा, तो यहाँ पे ये सेल जो है इसको एटीपी नहीं बना पाएगी ये। ठीक है, तो ये दो हो गए इसके काम कि वो ग्लाइकोजन बना रहा है, दूसरा ये एटीपी बना रहा है। और भी काम होते हैं इंसुलिन के, लेकिन जो ग्लूकोज से रिलेटेड है वो यही है, दो मेजर काम है। अदरवाइज इंसुलिन मल्टीपल काम करता है। जो मेन हार्मोन है हम लोगों के बॉडी का एनाबोलिक, वो थायराइड के बाद इंसुलिन का ही नाम है। वो प्रोटीन सिंथेसिस भी कराता है, एमिनो एसिड सिंथेसिस कराता है, फैट सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। ठीक है, और वो कहाँ से निकलता है? इंसुलिन कहाँ से निकलता है? पैंक्रियाज। पैंक्रियाज कौन सी ग्लैंड है? इंडोक्राइन है कि एक्सोक्राइन है? दोनों है। तो इसकी जो बीटा सेल होती है, बीटा सेल क्या करती है? इंसुलिन निकालती है। कितना पिकोग्राम इंसुलिन होता है? बहुत कम दिया भगवान ने।
इसलिए कम दिया कि ज़्यादा मीठा ना खाना, नहीं तो फिर इंसुलिन इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। जिसको इंसुलिन कम हो जाता है वो क्या करते हैं, उनका इंजेक्शन लगाना पड़ता है तो वो बाहर से लेना पड़ता है। जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले इंसुलिन की डिस्कवरी की थी वो कैसे की होगी? इंसुलिन की डिस्कवरी मतलब इंसुलिन तो पहले से ही था, लेकिन ये पता लगाया कि ये इंसुलिन जो है यही रिस्पॉन्सिबल है ग्लूकोज के बढ़ने, मतलब जो ग्लूकोज बढ़ जा रहा है शरीर के अंदर, कंट्रोल नहीं हो रहा है। उसके बाद उसने वो तो पता लगाई, साथ में उसने मैन्युफैक्चर भी किया इंसुलिन को लैब में। लैब मतलब उसने सबसे पहले पिग के उससे निकाला था, पैंक्रियास, और उसको फिर कॉमर्शियल किया, समझे? और वो उसका नाम था बेंटिंग एंड बेस्ट, दो साइंटिस्ट थे। तो सबसे पहली बार जब इंसुलिन दिया गया था तो चिल्ड्रन को ये बीमारी ज़्यादा होती थी। टाइप 1 डायबिटीज़ है जो इंसुलिन की डिफिशिएंसी होती है, वो चाइल्ड में ज़्यादा कॉमन है, यंग एज। तो जिस हॉस्पिटल में उसने सबसे पहली बार ये दिया तो उस हॉस्पिटल में 20 पेशेंट थे जो इससे परेशान थे, डायबिटीज़, और काफ़ी उनकी हालत ख़राब थी। तो जब उसने फर्स्ट पेशेंट को इंजेक्शन दिया और जब लास्ट पेशेंट तक पहुंचा, उतनी देर में फर्स्ट पेशेंट आईसीयू से शिफ्ट हो गया था। इतना ड्रामेटिक उसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट हुआ। बेंटिंग एंड बेस्ट को नोबेल प्राइज मिला था मेडिसिन में, और इसने अपनी पूरी डिस्कवरी, जो भी इसने खोजा, जो भी इसने ये किया, चाहता तो ये इसको पेटेंट करा लेता, ये करता, मिलियन बिलियन दिल कितना चाहता उतना बना लेता पैसा, क्योंकि भाई वर्ल्ड में किसी को पता नहीं था, इसने पहली बार बनाया था। इसने सिर्फ $1 में ये इसको सेल कर दिया था, और उसने बोला कि ये दिस इज फॉर ह्यूमैनिटी, दिस इज नॉट फॉर मी। तो ये जो है, ये बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग इस तरह हुआ करते थे जिन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए काम किया है। जो इसको कि डायबिटीज मेलाइटस जो है, ये हमने बता दिया अभी तक, जो समझ गए ना। अच्छा, ये बता रहे थे कि यूरिन से क्यों ग्लूकोज बाहर निकल रहा, उसका रीजन ये है कि अगर ये सेल के अंदर नहीं गया ग्लूकोज तो कहाँ रहेगा? ब्लड में रहेगा, और ये ब्लड अल्टीमेटली कहाँ जा रहा है? किडनी में जा रहा है। तो किडनी क्या करेगी? जितना इसको चाहिए उतना निकाल लेगी, बाकी को क्या करेगी? वो बाहर भेज देगी कि जाओ बाहर, तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो ये एक्सेस ग्लूकोज जो होता है, ये बाई किडनी बाहर निकल जाता है, ठीक है। वो बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा? हमारे शरीर में ग्लूकोज का लेवल कम होगा कि ज्यादा होगा? जब बाहर निकल जा रहा है तो कम हो जाना चाहिए ना, कम हो जाता है। एक्सेस ग्लूकोज बाहर निकल जाए किडनी के थ्रू। उसका एक रीजन होता है कि ये जो किडनी का थ्रेशोल्ड है ये 180 है, ठीक है। इसके ऊपर अगर ग्लूकोज आया तो वो बाहर निकालती है, 180 तक वो अंदर लेती रहती है। तो अल्टीमेटली क्या होगा? ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहा है। नॉर्मल जो ग्लूकोज का लेवल है वो 70 to 100 है बॉडी के अंदर, और जिसको डायबिटीज हो जाता है उसका बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये जो ग्लूकोज बाहर निकल जाएगा तो उसको हम बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस में ये बाहर निकलता है। तो इसकी वजह से सिम्टम्स क्या आते हैं? अब तो समझ गए कि ग्लूकोज कैसे वो हो रहा है, अब इसके सिम्टम क्या होंगे? सिम्टम्स का मतलब क्या हुआ? पॉलीयूरिया होगा। पॉलीयूरिया क्यों होगा? बिकॉज ग्लूकोज जो है वो बाहर निकल रहा है। ग्लूकोज को बाहर निकलने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन की जरूरत होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन करेगा तो वो पॉलीयूरिया हो जाएगा। और क्या होगा? ज़्यादा यूरिन करेगा तो ज़्यादा प्यास लगेगी तो पॉलीडिप्सिया हो जाएगा, पॉलीडिप्सिया है ना। और ज़्यादा हो रहा है तो ज़्यादा खाना भी खाएगा, पॉलीफेजिया हो जाएगा। ये सब इसके होते हैं, और भी बहुत सारे सिम्टम होते हैं। तुम लोग डायबिटीज पढ़ के आए हो कि नहीं पढ़ के आया? अगली बार पढ़ के आना, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। इसके ऊपर इतनी मोटी मोटी बुक्स आती हैं केवल डायबिटीज के ऊपर। डायबिटीज जो है पूरे बॉडी के सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, जब भी है, सब पे इफेक्ट करता है। तो इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, वो कॉम्प्लिकेशन एक तरह से सिम्टम बन जाते हैं। जैसे ये नर्व्स पे इफेक्ट करता है, नर्व जो है हमारे शरीर की, उस पर इफेक्ट करता है।
तो नर्व की वजह से पेशेंट को टिंगलिंग नमनेस होता है। टिंगलिंग नमनेस का मतलब समझे, झंझनाहट होती है। अगर किसी भी मरीज को हाथ पैर में झंझनाहट हो तो उसका शुगर जरूर करा लेना, समझ गए? क्योंकि पॉलीफेजिया पॉलीयूरिया ये आदमी सोचता है नॉर्मल है यार, आज की भूख बहुत लग रही है, प्यास बहुत लग रही है, खाना बहुत खा रहे हैं, वो एक नॉर्मल सिम्टम है, उसको वो अपना सिम्टम मानता ही नहीं कि हमको कोई बीमारी है वो। अगर लेकिन अगर टिंगली नमनेस होने लगा, झंझनाहट होने लगी, तब वो समझता है यार ये कुछ अलग है, तो वो जनरली टिंगलिंग नमनेस के साथ आते हैं मरीज, समझिए? खाना ज्यादा खाना, प्यास ज्यादा लगना, वो सब नॉर्मल समझता है, ये जो है ये नॉर्मल है, ये कोई बीमारी नहीं है। और क्या होगा, नर्व में जो इफेक्ट होते हैं उसके अलावा ये वेसल्स पे भी इफेक्ट करता है, हमारे जो ब्लड वेसल्स उसके ऊपर भी इफेक्ट होता है। तो क्या होगा, वेसल्स पे इफेक्ट होगा तो सबसे पहले कौन सी वेसल जाएगी, जो छोटी वेसल्स होती है ना उस पर ज़्यादा दिक्कत होती है। छोटी वेसल्स कहाँ कहाँ पे है हमारे शरीर में, माइनर वेसल्स जो होती हैं, एक होती है मेजर वेसल, एक होती है माइनर वेसल। मेजर का मतलब है बड़ी जिसकी कैलिबर है, और माइनर मतलब जिसकी छोटी। तो हमने तुम्हें हाइपरटेंशन वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि जो माइनर वेसल्स होती हैं उनसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो वो माइनर वेसल कहाँ कहाँ होती थी, ब्रेन में होती थी, जिसकी वजह से सीवीए हो जाता था, है ना? तो ये भी क्या करता है, सीवीए करा सकता है डायबिटीज वाला। किडनी में होती है, किडनी को भी खराब कर सकता है, तो सीवीए करा सकता है, सेरिब्रल वेस्कुलर एक्सीडेंट जिसे हम स्ट्रोक बोलते हैं या पैरालिसिस बोलते हैं। किडनी खराब कर सकता है जिसे हम बोलते हैं क्रोनिक किडनी डिसीज। फिर और क्या कर सकता है, हम लोग की बीमारी जो हम लोग ट्रीट करते हैं वो हो जाएगा कोरोनरी आर्टरी डिजीज करा सकता है, सीएडी करा सकता है, क्योंकि ये सब क्या है, ब्लड वेसल वाली बीमारी है ना, ब्लड वेसल ही तो हम लोग देख रहे हैं। सिम्टम समझ गए ना, लिख लिए सारे सिम्टम। उसके बाद और क्या करता है ये, अब देखो आईज में भी इफेक्ट डालता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाती है। जिन लोगों को लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज होती है ना, उनको आंखों से धुंधला दिखता है, उसको बोलते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो हमारे आईज में भी तो पतली पतली वेसल्स होती हैं। और क्या करता है, डायबिटीज नर्व पे हो गया, हार्ट पे हो गया। कोई सिम्टम याद है, पता है? बॉडी वेट कम होता है, बॉडी वेट कम हो जाता है, और बढ़ता बढ़ता नहीं है, वो अलग अलग तरह की डायबिटीज होती है। कम होता है। टाइप 1 जो होती है, जो बच्चों को होती है, जो यंग एज में होती है, उसमें कम हो जाता है। और जो बूढ़े लोग हैं, मतलब 40-50 वाले, 60 वाले, उनमें ओबेसिटी की वजह से डायबिटीज हो जाती है। वो एक अलग मैकेनिज्म है उसकी। जो लोग ज़्यादा ओबेस होते हैं उनकी सेल क्या करती है कि उसको ग्लूकोज को लेने से मना कर देती है, बोले हम नहीं लेंगे तुमको, तुम बाहर ही रहो। क्यों मना कर देती है? रेजिस्टेंस होता है, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं उसको। जितने भी ओबेस लोग हैं उनमें शरीर में बहुत सारे इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स निकलने लगते हैं। वो इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स बहुत सारे मल्टीपल जो है उनकी मैकेनिज्म है, बहुत सारे मल्टीपल रोल हैं उनके। जैसे ओबेस पेशेंट होंगे उनका बीपी बढ़ जाएगा, उनको डायबिटीज़ हो जाएगा, उनको हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाएगा, उनका लीवर में प्रॉब्लम आने लगेंगी, है ना, फैटी लीवर हो जाता है उनको। जो भी ओबेस लोग हैं उनको अपना देखो अल्ट्रासाउंड कराना, उनके लीवर में बताएंगे सर लीवर बढ़ा हुआ है। हाँ सर, कि जो ओबेस लोग होंगे उनमें जो इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स होंगे वो मल्टीपल जगह काम करेंगे। तो उसमें एक मैकेनिज्म ये भी होता है कि वो डायबिटीज़ भी कॉज कर देते हैं। तो उसकी डायबिटीज़ की जो मैकेनिज्म होती है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस कहलाता है। मतलब बॉडी के अंदर इंसुलिन है लेकिन फिर भी वो यूज नहीं कर पा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है ये, इंसुलिन रेजिस्टेंस है जो उसमें जो है इंसुलिन का लेवल नॉर्मल मिल सकता है आपको, लेकिन जो टाइप 1 डायबिटीज होती है उसमें क्या होगा कि इंसुलिन का लेवल कम मिलेगा, इसमें डिक्रीज होगा इंसुलिन का लेवल। समझ गए? ये डिफरेंस है इन दोनों में, बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है।
इसलिए देखे होगे ज़्यादातर जो टाइप 2 डायबिटीज़ के लोग होते हैं वो दवा खाते रहते हैं, उनको कई बार इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उनको भी इंसुलिन की ज़रूरत पड़ जाती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। कुछ दिन के बाद उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये एक मेजर डिफरेंस होता है। इसको बहुत डीप में ना जाके मोटा मोटा ये समझ लो, इस तरह का होता है। ठीक है, डायबिटीज की वजह से आप जैसे साइंस की बात करें, अभी तक तो हमने सिम्टम्स बता दिए थे। अब अगर साइंस की बात करें तो क्या क्या साइंस आएंगे? साइंस मतलब जो तुम देखोगे मरीज के अंदर, तो क्या होगा? मरीज मोटा दिखेगा, ओबेसिटी होगी या लेन थीन होगा। और पेशेंट को एज ए होल देखते हो कि बस उसकी जो बीमारी है वो देखते हो? एज ए होल देखते हो ना कि केवल बीमारी देखते हो। सबसे पहला जैसे ओबेसिटी है, तो ओबेसिटी अगर किसी मरीज को दिख रही है तो क्या बोलते हैं कि भाई तुम्हें हाई पॉसिबिलिटी कि तुमको टाइप 2 वाला डायबिटीज हुआ होगा। और अगर पेशेंट लीन थीन है तो क्या होगा? उसको टाइप 1 वाला हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद पेशेंट का बीपी बढ़ सकता है क्या? जनरली बढ़ता ही है। ठीक है, और क्या होगा? बीपी बढ़ गया, उसका ओबेसिटी है। और इन्होंने बताया है कि लीवर में स्वेलिंग रहेगी, तो लीवर फैटी लीवर हो सकता है। तो क्या होगा? एग्जामिनेशन करोगे लीवर का तो क्या होगा? लीवर पाल्पेट होगा, मिलेगा फैटी लीवर की वजह से। और ज्यादा साइंस नहीं मिलेंगे, वही जो बीमारियां होंगी उसी के साइंस मिलेंगे। अब ये देखो इन्वेस्टिगेशन में क्या करना है, कैसे डायग्नोस करेंगे उसको। पहला टेस्ट होता है फास्टिंग ब्लड शुगर, और दूसरा टेस्ट होता है पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर, फिर होता है रैंडम ब्लड शुगर, फिर होता है HbA1c। ये चीजें होती हैं जो कि डायबिटीज में जनरली हम लोग टेस्ट कराते हैं। फास्टिंग ब्लड शुगर का मतलब होता है कि खाली पेट आपने 6 घंटे 12 घंटे तक कुछ खाया नहीं है, तब आपके ब्लड शुगर का लेवल कितना है। अगर ये लेवल 126 से क्रॉस कर जाता है तो उसको बोलेंगे कि इस पेशेंट को डायबिटीज हो गया है। दूसरा कि 120 से क्रॉस कर जाता है ना। और अगर खाना खाने के बाद 200 से क्रॉस कर जाता है तो उसको बोलेंगे कि भाई इसको डायबिटीज हो गया। रैंडम वाला भी अगर 200 क्रॉस कर जाता है तो भी वो डायबिटीज है। HbA1c अगर मोर देन 6.5 हो जाता है तो भी वो डायबिटीज है। तो ये वैल्यू याद रखना हमेशा। ठीक है, इसकी बेसिस पे तुम डिसाइड कर सकते हो कि मरीज को डायबिटीज है कि नहीं। ठीक है, नोट कर लिए। और क्या इन्वेस्टिगेशन है इसके अलावा? इसके अलावा आप लिपिड प्रोफाइल करा सकते हैं मरीज का। लिपिड प्रोफाइल क्या होता है? लिपिड प्रोफाइल क्रेटिनिन नहीं आता है। लिपिड प्रोफाइल में क्या क्या आता है चीजें देखो, कोलेस्ट्रॉल आता है, ट्राइग्लिसराइड आते हैं, HDL आता है, LDL आता है और VLDL आता है। ठीक है, ये इतनी चीजें आती हैं। तो ये सब चीजें भी डिरेंज हो सकती हैं इन डायबिटिक पेशेंट। ठीक है, ये 2 इन्वेस्टिगेशन तो आपको कराना ही कराना है।